Hello everyone. Now welcome to the next lecture of direct taxation, and today I am going to start with the income from salary topic. But before starting the income from salary topic, let me just quickly recap the direct taxation part. So what is direct tax? Why it is called direct taxation? कुछ याद है कि नहीं आपको? ये लेक्चर नंबर 1 में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन. So direct tax means tax which is directly paid by the public to the government. Directly paid by means you cannot shift the burden of tax on someone else. For example, if I am working in any company and I am getting the salary of suppose 50,000 per month, so on that 50,000 salary only I am liable to pay tax from my own pocket to the government. I cannot shift the burden of that tax to someone else. Whereas in case of indirect taxation means if suppose I am selling this marker. If I am selling this marker, so I'll recover the tax from the consumer. अगर मैं आपको ये मार्कर बेच रहा हूँ सपोज 30 रुपीज़ में, तो 30 रुपीज़ में क्या लिखा होता है? इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस. ठीक है. सो मैं आपसे इसके ऊपर जो टैक्स लगना है वो मैं कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा हूँ और फिर गवर्नमेंट को दे रहा हूँ. दैट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स. जो सैलरी में मैंने क्या बोला था आपको, अगर मेरी सैलरी है तो उस पर मैं खुद ही टैक्स भर रहा हूँ, मैं किसी से टैक्स ले नहीं सकता. डायरेक्ट टैक्स में ऐसा होता है. ठीक है. तो डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम है उस पर टैक्स उसी पर्सन को पे करना है. मतलब आप बोल सकते हो कि उस पर बर्डन ऑफ टैक्स उसी पर्सन को बेयर करना है जिस पर्सन की वो इनकम है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, जो मैंने मार्कर का एग्जांपल आपको बताया कि मार्कर मैं जिसको सेल कर रहा हूँ मैं उसी से टैक्स भी कलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसकी सेलिंग प्राइस तो मैं उससे रिकवर कर ही रहा हूँ. इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है जीएसटी या कोई और भी टैक्स अगर लगता है तो वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं वो सामने वाले कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा हूँ और फिर गवर्नमेंट को दे रहा हूँ. इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. तो इसमें क्या हो गया, मैंने ये मार्कर के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसका बर्डन मेरे ऊपर तो आया नहीं, मैंने कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दिया. तो कंज्यूमर से मैंने टैक्स लिया और बाद में मैंने गवर्नमेंट को दिया, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. बट डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अगर जो भी मेरी इनकम है उस पर टैक्स का बर्डन मुझे ही बेयर करना है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन. तो डायरेक्ट टैक्स में मेनली आप यही याद रखना कि बर्डन ऑफ टैक्स आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते. तो डायरेक्ट टैक्स में मैंने 3 पॉइंट आपको लिखा है, तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स में 3 मेन पॉइंट क्या याद रखने. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ टैक्स ऑन पर्सन. याद रखना, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? पर्सन के ऊपर लगता है. और इनडायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है? गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है. तो वो सब वीडियो में ऑलरेडी कवर हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट. ये मैं खाली एक शॉर्ट में आपको रिकैप करके बता रहा हूँ. सो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन पर्सन. अभी पर्सन में कौन कौन आते हैं वो सब भी आपको मैं बता देता हूँ डिटेल में. देन सेकेंड, डायरेक्ट टैक्स. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? सो डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स. ठीक है. सो डायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, वो है इनकम टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, बराबर. तो डायरेक्ट टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स है. देन थर्ड पॉइंट आपको डायरेक्ट टैक्स में क्या रखना है, मेन पॉइंट यही है, बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड. तो मेन पार्ट यही है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं कि यहाँ पे जो टैक्स का बर्डन है वो आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते हो. तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्सेशन. जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है, बट डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है. आपकी इनकम है, आपको ही टैक्स देना पड़ेगा, आपके ही जेब से, आपके ही इनकम से. ठीक है. तो बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड. और एक चौथा पॉइंट भी आपको लिखाया था मैंने डायरेक्ट टैक्स में, who administers the direct tax administration is done by CBDT. CBDT का फुल फॉर्म क्या है, याद है कि नहीं कुछ? CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है. और इनडायरेक्ट टैक्स कौन एडमिनिस्टर करता है? CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स. सॉरी, सेंट्रल बोर्ड CBEC
एक्चुअली पहले था, अभी उसका नाम चेंज करके, क्योंकि अभी एक्साइज ड्यूटी तो निकल गया, अभी GST आ गया है, ठीक है। तो अभी उन्होंने उसका नाम रख दिया है CBIC, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो CBDT जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस की एडमिनिस्टर करने की बॉडी है। तो ये 4 पॉइंट आपको डायरेक्ट टैक्स में मैंने पहले भी लिखाए थे, तो ये 4 पॉइंट मेनली डायरेक्ट टैक्स में याद रखना है। डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स ऑन पर्सन। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स। देन हु एडमिनिस्टर्स डायरेक्ट टैक्स? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नाउ वन बाय वन, ये भी आई थिंक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सबसे पहला तो पर्सन में कौन कौन आता है, तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा, मैंने ऑलरेडी नोट्स जो आपको सेंड किया है, वो नोट्स में आप देख सकते हैं कि पर्सन के डेफिनेशन में कौन कौन आता है। एक्चुअली ये डिस्टिंग्विश वगैरह सब कुछ नोट्स में एकदम अच्छे से क्लियरली मेंशन किया हुआ ही है। पर्सन की डेफिनेशन आपको पेज नंबर 4 पे दी हुई है, तो आपके नोट्स में पेज नंबर 4 पे निकालना। पर्सन सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में दिया हुआ है। पढ़ते टाइम हम लोग इसको उल्टा पढ़ते हैं, सब सेक्शन 31 ऑफ सेक्शन 2। अब याद रखना, ये सेक्शन का जो फंडा है, जो भी डेफिनेशंस होती हैं वो सेक्शन 2 से स्टार्ट होती है, किसी भी एक्ट में हो, इनकम टैक्स एक्ट हो, कंपनीज एक्ट हो, सेबी एक्ट हो, कुछ भी हो, हर एक डेफिनेशन सेक्शन 2 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है कि सेक्शन 2 तो आपको याद रहेगा, बराबर। सब सेक्शन नहीं भी याद हुआ तो लिख देना प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2, एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2, बस। तो इतना तो याद रखना कम से कम कि जो भी डेफिनेशन है किसी भी एक्ट में, वो सेक्शन 2 से स्टार्ट होगा। तो ये है सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। पर्सन इंक्लूड्स फॉलोइंग: इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो ये सब ऑलरेडी मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, एक शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ। इंडिविजुअल तो आपको पता ही है, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, प्रोप्राइटर वगैरह, वो सब यहाँ पे आते हैं। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टनरशिप फर्म, सो इसमें आप लिख सकते हो इंक्लूडिंग LLPs, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। सो 2 और मोर पर्सन्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिजनेस एंड दे रजिस्टर देयर बिजनेस अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो वो हो गया बिजनेस पार्टनरशिप फर्म। पर अगर वही लोग अपना बिजनेस कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करेंगे, कंपनीज एक्ट 1956 ओल्ड वाला या तो नया वाला 2013, तो वही बिजनेस हो जाएगा कंपनी। तो फर्म या कंपनी डिपेंड करता है कि आपने बिजनेस कौन से एक्ट में रजिस्टर कराया है। पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर कराया है तो वो पार्टनरशिप बिजनेस हो जाएगा, और अगर आपने कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर किया है तो वो कंपनी बन जाएगी। देन है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि सर्टन नंबर ऑफ पर्सन्स है हु कम टुगेदर टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। एक हो सकता है थोड़े टाइम के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हो या बिजनेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये ऐसा नॉर्मली कब होता है? जब जॉइंट वेंचर में होता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे 2-3 लोग साथ में आ रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, पर्सन के डेफिनेशन में तो सभी लोग आ जाते हैं ना, कंपनी फर्म वगैरह। जैसे कि अभी मैं बोलूँ कि मुंबई में मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट चालू है, तो मेट्रो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत सारे कंपनी साथ में मिलकर कर रहे हैं। तो कंपनी ए है जो सपोज बोरीवली से दहीसर बनाएगी मेट्रो का जो भी है स्लैब वगैरह, ब्रिज वगैरह। देन कंपनी बी है जो दहीसर से बोरीवली, कंपनी सी है जो कांदिवली से बोरीवली, ऐसा। तो ये सारे कंपनीज एक साथ आए हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, तो इसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह भी आ जाता है, जो आप सोसाइटी में हम लोग रहते हैं बिल्डिंग में, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, तो इसको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। कोई सोशल क्लब है, कोई आपने क्लब ज्वाइन किया है सोशल क्लब, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मीनिंग और एग्जाम्पल। तो ऐसे लोग कभी भी साथ में जब रहते हैं और कोई भी उनको कोई भी छोटा मोटा टास्क या बिजनेस करते हैं, तो उससे जो भी इनकम होगी वो इनकम डायरेक्ट टैक्स में टैक्सेबल है।
देन लोकल अथॉरिटी मीन्स जो भी आपकी लोकल बॉडी है एरिया की, जैसे मुंबई में लोकल अथॉरिटी है म्यूनसिपैलिटी बीएमसी। बहुत सारे जगहों पे नॉर्मली सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटी होती है, पर गांव वगैरह में पंचायत होता है, कहीं कहीं पे लोकल बोर्ड होता है। तो वो सारे के सारे जो भी है लोकल बॉडीज़ के अंदर आ जाते हैं। पंचायत हो, म्यूनसिपैलिटी हो, लोकल बोर्ड हो, जो भी हो लोकल अथॉरिटी उस एरिया की, वो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आती है। तो ऐसे लोकल अथॉरिटी को भी अगर कोई इनकम होता है एट द एंड ऑफ द ईयर, जो बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनता है, तो उनको कोई भी इनकम होगा तो वो भी इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल है। देन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल मतलब क्या है, जो नेचुरल नहीं है। तो आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जुरिडिकल मीन्स जो लॉ के अंदर जिसका सेटअप हुआ है उसको बोलते हैं जुरिडिकल। तो आर्टिफिशियल मीन्स विच इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन, जुरिडिकल मीन्स एनफोर्स्ड बाय लॉ। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी, कोर्ट्स हैं बहुत सारे, टेम्पल्स हैं जो ट्रस्ट के थ्रू रन होते हैं। तो टेम्पल्स है, मॉस्क है, चर्च है, कोई भी आइडल्स है, या कोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे लोग आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सबको भी तो इनकम होती है। अभी कोई भी टेम्पल में जाओ, मॉस्क में जाओ, चर्च में जाओ, देखो कितना डोनेशन मिलता है, सबसे ज़्यादा वहीं पे पैसा मिलता है, ठीक है। तो इन लोगों जहाँ भी पैसा है, इन शॉर्ट गवर्नमेंट ने उसके पीछे पीछे टैक्स भेज दिया है। तो गवर्नमेंट ने हर जगह पे सोर्स फाइंड किया है कि कहाँ कहाँ पे इनकम किसको आ रही है, उसके पीछे पीछे टैक्स आ जाएगा। तो इसलिए नाम ही क्या है इसका, इनकम टैक्स। तो जहाँ इनकम जाएगी पीछे टैक्स आएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से फाइंड आउट करके किसी को छोड़ा नहीं है। तो पर्सन के डेफिनेशन में सारे के सारे ही आ गए हैं, ठीक है। जितने भी लोग हैं जिनको इनकम हो सकती है, सभी लोग, ठीक है। भगवान तक को भी नहीं छोड़ा है, मंदिर पे भी टैक्स लगेगा। खैर भगवान को तो इनकम नहीं होती है, वो जो ट्रस्ट है, जो मैनेजिंग कमिटी है, जो टेम्पल्स वगैरह को रन करते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, डोनेशन वगैरह जो मिलता है, तो उनके ऊपर वो टैक्स है, ठीक है। सो डायरेक्ट टैक्स में यही है, इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में मेनली याद रखना, डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम टैक्स, और जहाँ इनकम है वहाँ पे टैक्स लगेगा। तो ये पूरा पर्सन का डेफिनेशन हो गया, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको लिखा था, इट इज़ अ टैक्स ऑन पर्सन। तो पर्सन में कौन कौन आता है वो पेज नंबर 4 पे दिया हुआ था, और उसके एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, और ये नोट्स में भी आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या मैं आपको बता रहा हूँ बार बार लेक्चर में, तो सुन के वापस से आपका रिवीजन हो रहा है, और एक बार आप इसमें रीड कर लोगे तो सेल्फ स्टडी के थ्रू भी आपका रिवीजन हो जाएगा। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी चीज़ आप लेक्चर, जैसे अभी आपको देखना है इनकम फ्रॉम सैलरी, तो एक लेक्चर देखने के पहले एक बार खुद रीड कर लो, समझेगा नहीं 10% समझेगा, फिर लेक्चर देखो, फिर वापस रीड करो, तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि कोई भी चीज़ आप खुद से पहले समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या है एक्चुअली, लॉजिक के बेसिस पे। लॉजिक बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो लॉजिक के बेसिस समझने की आप कोशिश करोगे, तो पहले खुद समझने की ट्राई करोगे, तो आपके माइंड में एक पहले से बैकग्राउंड हो जाए, जिसको बोलते हैं ना हम लोग, कोई भी जैसे स्पोर्ट्स खेलने आते हैं तो पहले का वार्म अप होना चाहिए, तो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो बस वही चीज़ है कि जो मेनली लेक्चर्स जो है वो आप डायरेक्टली देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको खाली एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि थोड़ा अगर टाइम है तो एक बार पहले भी आपने जस्ट एक ग्लांस गो थ्रू कर लिया, फिर लेक्चर देखा, वापस से पढ़ लिया, तो एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाता है। तो पहले खुद का दिमाग भी थोड़ा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, यहाँ पे सिलेबस अनएंडिंग है। एग्ज़ाम में आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ वहाँ से आते हैं, तो आपका खुद का दिमाग अगर आप लगाओगे तो वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो ये पर्सन की डेफिनेशन हो गई है। अब उसके बाद पेज नंबर 5 पे आपको असेसी का डेफिनेशन दिया हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंदर। तो जो असेसी है, बेसिकली जो पर्सन है ना, वही असेसी होता है, बट असेसी वर्ड जो है वो बार बार इनकम टैक्स में यूज़ होने वाला है। तो असेसी का मतलब क्या है कि जो पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है या इनकम टैक्स पे करना है जिसको, उसको बोलते हैं असेसी। और जिसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या टैक्स ऑफिसर असेस करता है, असेस मतलब होता है कैलकुलेट,
ठीक है, या वेरिफिकेशन आप बोल सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं असेसर। तो मैं इनकम मैंने अर्न किया पूरे साल, और साल ख़त्म होने के बाद मैं उस इनकम को खुद कैलकुलेट करूँगा कि मैंने पूरे साल में इतनी इनकम अर्न की, और उस इनकम के बेसिस पे मैं खुद टैक्स भी कैलकुलेट करूँगा कि ये टैक्स स्लैब के हिसाब से मुझे इतना टैक्स आ रहा है, और मैं टैक्स पे करूँगा। ठीक है, अब मैंने मेरे हिसाब से सब कैलकुलेट किया ना, मैंने इनकम मेरी कैलकुलेट की, टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स पे कर दिया। फिर बाद में जो इनकम टैक्स रिटर्न मैंने फाइल किया है, टैक्स वगैरह भर के, वो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर उसको वेरीफाई करता है, असेस करता है। ठीक है, तो मैं असेसी हो गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेसर हो गया। तो ये असेसी वर्ड जो है आपको बार बार सुनने में आएगा। तो पर्सन जो है वही असेसी है। ठीक है, कुछ ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देन सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा था डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स दो वर्ड है, इनकम और टैक्स। तो आप बोल सकते हो कि जो भी इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वही हो गया इनकम टैक्स। सो इनकम टैक्स इज बेसिकली अ टैक्स ऑन द इनकम अर्नड बाय पर्सन ड्यूरिंग द ईयर। हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टैक्स आपने एक बार भर दिया तो ऐसा नहीं है कि हो गया काम। टैक्स जो है वो एवरी ईयर चार्ज होता है, ईयरली बेसिस पे चार्ज होता है। तो ये याद रखना कि टैक्स आपको हर साल भरना पड़ेगा। तो इसलिए तीन चीज़ हो गई है, टैक्स ऑन इनकम अर्नड बाय पर्सन ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि हर साल आपकी इनकम चेंज भी हो सकती है ना। इस साल कम है, दूसरे नेक्स्ट ईयर ज़्यादा होगी और ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद हो सकता है कम हो जाए कोई रीज़न की वजह से। तो ये इनकम टैक्स का डेफिनेशन है, या आप बोल सकते हो कि शॉर्ट में मीनिंग है। सो व्हाट इज इनकम टैक्स? इट इज़ अ टैक्स ऑन इनकम अर्नड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। फिर दूसरा इनकम टैक्स में आप एक चीज़ और याद रखना, मैंने आपको क्या लिखाया था मीनिंग में अभी बताया, टैक्स ऑन इनकम अर्नड बाय पर्सन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सो एक पॉइंट अभी रह गया है ड्यूरिंग द ईयर। तो ईयर क्या होता है, तो इसको थोड़ा बाद में कवर करता हूँ। अभी इनकम टैक्स में एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया, दूसरा एक और मुझे आपको बताना है इनकम से रिलेटेड। कोई भी जो इनकम है, पर्सन जो इनकम अर्न करता है ड्यूरिंग द ईयर, वो इनकम वो पूरे साल में 365 डेज़ में से कभी भी अर्न करे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कोई पर्सन है जिसकी रेगुलर सैलरी आ रही है एवरी मंथ, तो उसको टैक्स भरना है। कोई बिजनेसमैन है जिसको 2-3 महीने के बाद इनकम आ रही है, 6 महीने बाद इनकम आ रही है, तो उसको भी टैक्स भरना है। ठीक है, वो नहीं बोल सकता कि मेरी इनकम तो रेगुलर नहीं है तो मैं टैक्स क्यों भरूँ। तो टैक्स का सिर्फ इनकम से रिलेशन है, सिर्फ इनकम से रिलेशन है। इनकम रेगुलर है इरेगुलर है डजेंट मैटर। ठीक है, इनकम आपको साल में एक बार हुई या रोज़ रोज़ हुई, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इनकम आपकी रेवेन्यू है या कैपिटल है, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता टैक्स को। इनकम आपकी लीगल है या इलीगल है, उससे भी टैक्स को फ़र्क नहीं पड़ता है। इन शॉर्ट, हर एक सिचुएशन में आपके इनकम पे टैक्स लगेगा। मीन्स इनकम आप कभी भी अर्न कर रहे हो, इनकम आपकी रेगुलर हो इरेगुलर हो, इनकम आपकी रेवेन्यू हो कैपिटल हो, इनकम आपकी लीगल हो या इलीगल हो, ये सारे के सारे सिनेरियोज में आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, सो इनकम आप कैसे अर्न कर रहे हैं, कब अर्न कर रहे हो, कहाँ अर्न कर रहे हैं, इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, तो उस इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि टैक्स जो है वो इनकम से सीधा रिलेटेड है। अब इनकम कभी भी हो पूरे साल में, कैसी भी हो मतलब रेगुलर हो इरेगुलर हो, रेवेन्यू हो कैपिटल हो, लीगल हो इलीगल हो, डजेंट मैटर। तो आप बोलोगे सर मालूम कैसे पड़ेगा इलीगल इनकम है मेरे पास।
तो यही चीज़ आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, टैक्स समझना है तो आपको आपका माइंड एकदम ऑनेस्ट रखना है। आप हम लोग प्रोविज़न्स लर्न कर रहे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न्स लर्न कर रहे हैं, सेक्शंस लर्न कर रहे हैं। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिकल वर्ल्ड से कंपेयर करने जाएंगे तो बहुत सारे डाउट आपके मन में आएंगे और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, जबकि आपके एग्ज़ाम में तो ऐसा नहीं है ना। हमको तो इनकम टैक्स एक्ट से ही पूछा जाएगा, जो भी है उसी के प्रोविजंस आने वाले हैं। तो आप प्रैक्टिकल चीज़ों से मत कंपेयर करना। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इलीगल इनकम पे भी टैक्स लगेगा, तो आप बोलोगे सर इलीगल इनकम तो मालूम ही नहीं पड़ती, तो टैक्स कहाँ से लगेगा। तो भाई ये प्रोविज़न में लिखा हुआ है टैक्स में कि इलीगल इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने अभी 2-3 साल पहले, नोटबंदी के पहले ही नया उन्होंने एक्ट भी लेके आए थे ब्लैक मनी के लिए, कि जिसकी ब्लैक मनी है वो डिस्क्लोज़ कर दो और 40% टैक्स भरो, 60% घर पे लेके जाओ। सो ऐसे सब स्कीम्स भी गवर्नमेंट लेके आते हैं, सो दैट जो ब्लैक इनकम है वो पब्लिक खुद से बताए, गवर्नमेंट को रेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ब्लैक इनकम है, इलीगल इनकम है, तो आप खुद बता दोगे तो अच्छा है, नहीं बताएंगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर रेट डाल के पता करेगी, सिंपल। पर टैक्स तो लगेगा, लीगल इनकम हो या इलीगल इनकम हो। तो पॉइंट ये है कि पूरा टैक्स पढ़ते टाइम आपको माइंड में ये चीज़ याद रखनी है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो एकदम ऑनेस्टी, ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको टैक्स बहुत अच्छे समझेगा। वी आर लर्निंग टैक्स, नॉट अप्लाइंग टैक्स, याद रखना, वी आर लर्निंग टैक्स, ठीक है। तो प्रैक्टिकल चीज़ों से कुछ चीज़ें मिसमैच होंगी, तो उससे कंपेयर बार बार मत करना, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज होंगे। हम टैक्स सिर्फ लर्न कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बात क्लियर हो गई कि टैक्स जो है वो हर टाइप की इनकम पे लगेगा, जो मैंने आपको अभी बताया। अब उसमें एक पॉइंट रह गया था, फिर से डेफिनेशन में मीनिंग बता देता हूँ इनकम टैक्स का। इट इज़ अ टैक्स ऑन इनकम अर्न बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द ईयर। तो इनकम कैसी होनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, पर्सन में कौन कौन आता है वो भी आपको बता दिया, ड्यूरिंग द ईयर। सो ईयर में क्या है, कौन से ईयर में इनकम टैक्सेबल होगी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ईयर में 2 टाइप के ईयर है। सबसे पहले तो याद रखना, एक जो 2 टाइप के ईयर है वो आप सबको मालूम होगा, एक फाइनेंशियल ईयर होता है और एक कैलेंडर ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स जो अप्रैल से मार्च तक चलता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और कैलेंडर ईयर मीन्स जो जैन टू दिसंबर चलता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो उसको बोलते हैं कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो ये टैक्स में जो हम लोग ये ईयर फॉलो नहीं करते, हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, पहली बात। अब दूसरा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल ईयर में भी यहाँ पे 2 पार्ट हैं टैक्स के अंदर, एक है प्रीवियस ईयर और दूसरा है असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि टैक्स में कौन सा ईयर फॉलो करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर में 2 टाइप के हैं, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। और ये बहुत ही सिंपल है समझना। प्रीवियस ईयर मतलब क्या, प्रीवियस का मतलब क्या होता है कि लास्ट ईयर, बराबर, प्रीवियस मतलब ये। पर टैक्स में याद रखना प्रीवियस ईयर मतलब होता है करंट ईयर, जिस ईयर की इनकम पे आप टैक्स भर रहे हो उस ईयर को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और टैक्स कब भरना पड़ता है, नॉर्मली जब आपका ईयर ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग टैक्स भरते हैं, ठीक है। तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट ईयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि टैक्स हम लोग कब भरते हैं, नेक्स्ट ईयर में पे करते हो, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और इसका बहुत ही सिंपल लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इस साल मेरी इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ, तो ये ईयर मेरा हो गया प्रीवियस ईयर। तो टैक्स में शॉर्ट में आप माइंड में फिक्स कर लेना, प्रीवियस मतलब करंट ईयर, सिंपल। तो जो ईयर में मेरी इनकम मैं अर्न कर रहा हूँ उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और उस इनकम पे टैक्स नॉर्मली कब भरना है, नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो जो ईयर में आप इनकम अर्न करते हो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और उसी इनकम पे जब नेक्स्ट ईयर आप टैक्स भरते हो तो उस नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही आप टैक्स भरोगे, सो नेक्स्ट ईयर ही उसका असेसमेंट होगा ना,
ऑफिशियल्स उसको कैलकुलेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, तो इसलिए नेक्स्ट ईयर को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। तो सिंपल वर्ड्स में याद रखना, प्रीवियस ईयर मीन्स करंट ईयर और असेसमेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर, और दोनों एक ही होता है। जैसे कि अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है वो जून 2021 में आने वाली है, तो मैंने बोला प्रीवियस ईयर हो कि असेसमेंट ईयर हो, वो कैसा होगा, फाइनेंशियल ईयर होगा, मतलब अप्रैल से लेके मार्च तक का। तो आपकी एग्ज़ाम अगर जून 2021 में आ रही है, तो जून 21 के पहले कौन सा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ, मार्च 21 में कंप्लीट हुआ ना फाइनेंशियल ईयर, तो कौन सा है, 2020-21। तो आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, 2020-21। कौन से एग्ज़ाम के लिए, जून 2021 एग्ज़ाम। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जून 2021 एग्ज़ाम और इनफैक्ट दिसंबर 2021 एग्ज़ाम के लिए भी यही है, प्रीवियस ईयर 2020-21 और असेसमेंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2021-22। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना कि आपके जून एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्या है, 2020-21 और असेसमेंट ईयर क्या है, 2021-22। तो इन शॉर्ट जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे जो भी पढ़ाऊंगा, वो सबका सब कौन से ईयर के लिए एप्लीकेबल है, इसी ईयर के लिए 2020-21। ठीक है। अब एग्ज़ाम में या पेपर में कहीं भी आपको देखने मिलेगा PY 2021 या फिर AY 21-22, तो दोनों का मीनिंग एक ही ईयर से है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020-21। समझ गए। अगर कहीं लिख दिया है कि फाइन टैक्स फॉर AY 21-22, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 21-22 का टैक्स निकालना है, इसका मतलब ये है कि आपको 2020-21 का ही टैक्स निकालना है, समझे। तो यही आपका मेन ईयर होता है, इसका खाली कैलकुलेशन इस ईयर में होता है, टैक्स का कैलकुलेशन इस ईयर में होता है। तो यही जो है ये आपका मेन ईयर है, इसका टैक्स कैलकुलेशन या असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नोट्स में आपको दिया भी है, मीनिंग असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। तो वहाँ पे ब्लैंक स्पेस रखा हुआ है, तो आप अपने एग्ज़ाम के हिसाब से अभी 2021 में जून और दिसंबर में जो भी एग्ज़ाम होगी, दोनों एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर यही है 2021 और असेसमेंट ईयर है 21-22। तो अभी से आप जो भी पढ़ेंगे वो इसी ईयर से रिलेटेड है, तो इसी ईयर में एग्ज़ाम क्लियर कर देना, नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा, फिर अमेंडमेंट भी होंगे, तो वो भी सब पढ़ने पड़ेंगे बाद में। तो बेटर है कि इसी साल अच्छे से पढ़ के आप इसको क्लियर कर दो। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बात। तो अभी आपको समझा, मतलब अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब जून 2021 एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो ईयर मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, दो टाइप का है, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर मीन्स कौन सा ईयर, ईयर जिसमें आप इनकम अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर मतलब कौन सा ईयर, ईयर जिसमें आपकी इनकम, ये ईयर की इनकम असेस होती है एंड आप टैक्स देते हो, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। ठीक है। तो ये काफ़ी सारे पार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अभी छोटे छोटे एक दो और पार्ट्स में मैं आपको बता देता हूँ। तो एक डायरेक्ट टैक्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने फिर से एक आपको बोल सकता हूँ कि रिवाइज करवा दिया। अभी चलो डायरेक्ट टैक्स में मैंने ये तो बता दिया कि पर्सन कौन है, इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम कैसे होती है, ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है। ठीक है। अब बोलोगे मेन मुद्दा तो ये है सर कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है। सो कोई भी पर्सन का टैक्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले टैक्सेबल इनकम चाहिए। क्या चाहिए, टैक्सेबल इनकम। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू कैलकुलेट। सो कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स। सो टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले टैक्सेबल इनकम होना चाहिए। तो देखो अभी मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो थ्रू आउट टैक्स याद रखना। ये समझ लो कि एक तरीके से
सबसे बेस्ट पॉइंट्स है टैक्स के लिए, सबसे बेस्ट कंसेप्ट है टैक्स का। मैंने आपको अभी बताया ना, टैक्स किसके पीछे जाएगा, इनकम के पीछे जाएगा। तो आपको क्वेश्चंस में क्या क्या दिया होगा, इनकम्स दिए होंगे बहुत सारे, या मैं बोल सकता हूँ बेनिफिट्स दिया होगा। कोई भी पर्सन है उसकी ये इनकम है, या ये बेनिफिट, इतने इतने अमाउंट का उसको बेनिफिट मिला, ये क्वेश्चन में दिया होगा। या फिर उसको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, उस पर्सन के ये सारे एक्सपेंसेस हैं या ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक। क्योंकि दो ही चीज़ होगी ना, इनकम और एक्सपेंस। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको ये दो डिटेल ही नॉर्मली देते हैं, इनकम और एक्सपेंस का डिटेल। लाइबिलिटी भी आता है, खैर उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा हाई लेवल का है। तो मैं एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ कि एक इनकम होता है और एक एक्सपेंस है कोई भी पर्सन का, बराबर। आप इनकम अर्न करोगे, खर्चा करोगे। तो जब भी क्वेश्चन में किसी भी पर्सन की कोई इनकम या बेनिफिट दिया तो आपको क्या लर्न करना है, टैक्स में क्या लर्न करना है कि वो इनकम टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है। तो टैक्सेबल नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो किसी भी पर्सन की कोई भी इनकम या बेनिफिट दिया है क्वेश्चन में, तो क्या लर्न करना है कि वो इनकम या बेनिफिट टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है, मतलब एग्जेम्प्ट है। अगर क्वेश्चन में आपको एक्सपेंस दिया हुआ है तो आपको क्या लर्न करना है कि वो एक्सपेंस का डिडक्शन मिलेगा या डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन मतलब माइनस कर सकते हो या माइनस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो मैंने दोनों पॉइंट आपको बताए हैं, ये सब कौन बताएगा, इनकम टैक्स एक्ट के थ्रू हमको मालूम पड़ेगा कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती है। मैंने आपको अभी तो बता दिया कि इनकम के पीछे टैक्स आएगा, बट कौन कौन सी इनकम के पीछे टैक्स आएगा वो लर्न करना है। तो आपको इनकम टैक्स एक्ट बताएगा। फिर कुछ खर्चे भी होते हैं, तो कौन से खर्चे हम अपनी इनकम से माइनस कर सकते हैं, वो भी इनकम टैक्स एक्ट से हमको लर्न करना है।